लीजिए सुनिए, आर्थर कानन डॉयल की लिखी कहानी द एडवेंचर ऑफ द ब्लू करविंकल का हिंदी अनुवाद नीलमणि का रहस्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मैं क्रिसमस के बाद दूसरे दिन सुबह अपने दोस्त शेरलॉक होम्स से मिलने गया था ताकि उसे क्रिसमस की शुभकामनाएं दे सकूं। वो एक बैंगनी रंग के ड्रेसिंग गाउन में सोफे पर आराम कर रहा था। दाहिनी ओर उसकी पहुंच में एक पाइप रैक था और पास ही में तय किए हुए सुबह के अखबारों का ढेर पड़ा था, जिन्हें देखकर लग रहा था कि उसने उन्हें अभी अभी पढ़ा है। सोफे के पास एक लकड़ी की कुर्सी थी और उसकी पीठ के कोने पर एक बहुत ही पुराना और खस्ताहाल सख्त फेल्ट हैट टंगा हुआ था, जो पहनने से बहुत खराब हो चुका था और कई जगह से फटा हुआ था। कुर्सी की सीट पर एक लेंस और एक चिमटी पड़ी थी, जिससे पता चलता था कि हैट को जांच पड़ताल के मकसद से इस तरह लटकाया गया था। आप किसी काम में व्यस्त हैं? मैंने कहा। शायद मैं व्यवधान डाल रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मुझे खुशी है कि मेरे पास एक दोस्त है जिससे मैं अपने नतीजों पर चर्चा कर सकता हूं। मामला बिल्कुल मामूली है। उसने पुरानी टोपी की तरफ अपने अंगूठे से इशारा किया। लेकिन इससे जुड़े कुछ ऐसे बिंदु हैं जो पूरी तरह से रुचि से रहित नहीं हैं और यहां तक कि शिक्षाप्रद भी हैं। मैं उसकी आराम कुर्सी में बैठ गया और उसकी जलती हुई आग के सामने अपने हाथों को गरमा रहा था, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी और खिड़कियां बर्फ के क्रिस्टलों से ढकी हुई थीं। मुझे लगता है, मैंने टिप्पणी की, कि चाहे ये देखने में कितना भी साधारण लगे, इस चीज से कोई घातक कहानी जुड़ी हुई है, कि ये वो सुराग है जो आपको किसी रहस्य को सुलझाने और किसी अपराध की सजा देने में मार्गदर्शन करेगा। नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं, शर्लॉक होम्स हंसते हुए बोला। ये उन अजीबोगरीब छोटी घटनाओं में से एक है जो तब होती है जब कुछ वर्ग मील की जगह में 40 लाख इंसान एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। इतनी घनी आबादी की हलचल और प्रतिक्रिया के बीच घटनाओं के हर संभव संयोजन की उम्मीद की जा सकती है और कई छोटी समस्याएं पेश होंगी जो अपराधी न होते हुए भी दिलचस्प और विचित्र हो सकती हैं। हमें इसका पहले भी अनुभव हो चुका है। इतना कि मैंने टिप्पणी की कि मेरे नोट्स में जोड़े गए पिछले 6 मामलों में से 3 पूरी तरह से किसी भी कानूनी अपराध से मुक्त थे। ठीक है, आप मेरे उस प्रयास का जिक्र कर रहे हैं जिसमें मैंने इरीन एडलर के कागजात बरामद करने की कोशिश की थी, मिस मैरी सदरलैंड के अनोखे मामले का और मुड़ी हुई होंठ वाले आदमी के साहसिक कार्य का। खैर, मुझे कोई शक नहीं कि यह छोटा सा मामला भी उसी निर्दोष श्रेणी में आएगा। क्या आप पीटरसन कमिश्नायर को जानते हैं? हाँ। ये ट्रॉफी उसी की है। ये उसकी टोपी है? नहीं नहीं, उसने इसे पाया था। इसका मालिक अज्ञात है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे एक टूटी हुई बिली कॉक टोपी के रूप में नहीं, बल्कि एक बौद्धिक समस्या के रूप में देखें। और सबसे पहले, ये यहां कैसे आई? ये क्रिसमस की सुबह एक अच्छी खासी मोटी हंस के साथ पहुंची, जो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इस समय पीटरसन की आग के सामने भुन रही होगी। तथ्य ये है, क्रिसमस की सुबह लगभग 4 बजे पीटरसन, जो कि जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही ईमानदार साथी है, एक छोटे से उत्सव से लौट रहा था और टॉटेनहम कोर्ट रोड पर अपने घर जा रहा था। उसने अपने सामने गैस की रोशनी में एक लंबे कद के आदमी को देखा जो हल्का सा लड़खड़ाते हुए चल रहा था और अपने कंधे पर एक सफेद हंस लटकाए हुए था। जैसे ही वो गुड्स स्ट्रीट के कोने पर पहुंचा, इस अजनबी और कुछ बदमाशों के बीच झगड़ा हो गया। उनमें से एक ने उस आदमी की टोपी नीचे गिरा दी, जिस पर उसने अपना बचाव करने के लिए अपनी छड़ी उठाई और उसे अपने सिर के ऊपर घुमाते हुए अपने पीछे की दुकान की खिड़की तोड़ दी। पीटरसन उस अजनबी को हमलावरों से बचाने के लिए आगे भागा, लेकिन खिड़की तोड़ने से घबराकर और वर्दी में एक अधिकारी जैसे दिखने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ भागते हुए देखकर उस आदमी ने अपना हंस गिरा दिया और टॉटेनहम कोर्ट रोड के
पीछे की छोटी गलियों के चक्रव्यूह में गायब हो गया। पीटरसन के आने पर बदमाश भी भाग गए थे, जिससे वो युद्ध के मैदान का स्वामी बन गया था और इस टूटी हुई टोपी और एक सबसे बेदाग क्रिसमस हंस के रूप में जीत की लूट का भी स्वामी बन गया था। ये यकीनन उसने उनके मालिक को लौटा दिया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, समस्या वही है। ये सच है कि फॉर मिसेस हेनरी बेकर यानी श्रीमती हेनरी बेकर के लिए एक छोटे कार्ड पर छपा हुआ था जो पक्षी के बाएं पैर से बंधा था, और यह भी सच है कि इस टोपी के अस्तर पर HB के शुरुआती अक्षर पढ़े जा सकते हैं। लेकिन हमारे इस शहर में हजारों बेकर और सैकड़ों हेनरी बेकर हैं, इसलिए उनमें से किसी एक को खोई हुई चीज लौटाना आसान नहीं है। तो फिर पीटरसन ने क्या किया? वो क्रिसमस की सुबह टोपी और हंस दोनों को मेरे पास ले आया, ये जानते हुए कि छोटे से छोटे मामले भी मेरे लिए दिलचस्प होते हैं। हमने हंस को आज सुबह तक रखा। जब ये संकेत मिलने लगे कि हल्की ठंड के बावजूद इसे बिना किसी अनावश्यक देरी के खा लेना अच्छा होगा, इसलिए इसे ढूंढने वाला इसे ले गया है ताकि ये एक हंस की अंतिम नियति को पूरा कर सके, जबकि मैं उस अज्ञात सज्जन की टोपी अपने पास रखे हुए हूं जिसने अपना क्रिसमस का खाना खो दिया। क्या उसने विज्ञापन नहीं दिया? नहीं। तो फिर आपको उसकी पहचान के बारे में क्या सुराग मिल सकता है? सिर्फ उतना ही जितना हम अनुमान लगा सकते हैं। उसकी टोपी से? बिल्कुल। लेकिन आप मजाक कर रहे हैं। इस पुरानी टूटी फूटी टोपी से आप क्या निकाल सकते हैं? यह रहा मेरा लेंस। आप मेरे तरीके जानते हैं। आप खुद क्या पता लगा सकते हैं उस आदमी के व्यक्तित्व के बारे में जिसने ये चीज पहनी है? मैंने उस फटी हुई चीज को अपने हाथों में लिया और थोड़ा गमगीन होकर उसे पलटा। ये एक बहुत ही साधारण काली टोपी थी जो गोल आकार की थी, सख्त और पहनने से बहुत खराब हो चुकी थी। इसका अस्तर लाल रेशम का था, लेकिन बहुत ज्यादा फीका पड़ गया था। इस पर किसी बनाने वाले का नाम नहीं था, लेकिन जैसा कि होम्स ने कहा था, HB के शुरुआती अक्षर एक तरफ घसीट कर लिखे हुए थे। इसमें टोपी को सुरक्षित रखने वाले इलास्टिक के लिए किनारों पर छेद था, लेकिन इलास्टिक गायब था। बाकी ये फटी हुई थी, बेहद धूल भरी थी और कई जगहों पर धब्बे थे। हालांकि ऐसा लगता था कि फीके पड़े पैच को स्याही से पोतकर छिपाने की कोशिश की गई थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैंने उसे वापस अपने दोस्त को देते हुए कहा, इसके विपरीत वाटसन, आपको सब कुछ दिखाई देता है। हालांकि आप जो देखते हैं उससे तर्क करने में विफल रहते हैं। आप अपने निष्कर्ष निकालने में बहुत डरपोक हैं। तो कृपया मुझे बताएं कि इस टोपी से क्या अनुमान लगा सकते हैं? उसने उसे उठाया और अपनी खास आत्मनिरीक्षण वाली शैली में उसे घूरने लगा जो उसकी विशेषता थी। यह शायद उतनी सूचना नहीं दे रही जितनी दे सकती थी, उसने टिप्पणी की, और फिर भी कुछ अनुमान बहुत स्पष्ट हैं और कुछ अन्य कम से कम प्रबल संभावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कि वो आदमी बहुत बुद्धिमान था, ये तो जाहिर है, और ये भी कि वो पिछले 3 सालों में काफी अच्छी आर्थिक स्थिति में था। हालांकि अब वो बुरे दौर से गुजर रहा है। उसमें दूरदर्शिता थी, लेकिन अब पहले से कम है, जो नैतिक पतन की ओर इशारा करता है, जो उसकी आर्थिक स्थिति में गिरावट के साथ मिलकर किसी बुरी ताकत, शायद शराब, के उस पर काम करने का संकेत देता है। इससे स्पष्ट तथ्य भी समझाया जा सकता है कि उसकी पत्नी ने उससे प्यार करना बंद कर दिया है। मेरे प्यारे होम्स, लेकिन उसने कुछ हद तक आत्मसम्मान बनाए रखा है। उसने मेरी आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए जारी रखा, वो एक ऐसा आदमी है जो गतिहीन जीवन जीता है, कम बाहर जाता है, पूरी तरह से कसरत से बाहर है, अधेड़ उम्र का है, उसके बाल सफेद हो चुके हैं, जिन्हें उसने पिछले कुछ दिनों में कटवाया है और जिस पर वो लाइम क्रीम लगाता है। ये वो अधिक जाहिर तथ्य है जो उसकी टोपी से निकाले जा सकते हैं। साथ ही ये भी कि ये बेहद असंभव है कि उसके घर में गैस लगी हुई हो। आप निश्चित रूप से मजाक कर रहे हैं होम्स? बिल्कुल नहीं। क्या यह मुमकिन है कि अब भी, जब मैं आपको ये नतीजे दे रहा हूं,
आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि वे कैसे प्राप्त किए गए हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत मूर्ख हूं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि मैं आपका अनुसरण करने में असमर्थ हूं। मिसाल के तौर पर, आपने ये कैसे अंदाजा लगाया कि यह आदमी बुद्धिमान था? जवाब में होम्स ने टोपी अपने सिर पर रख ली। ये माथे के ऊपर तक आ गई और उसकी नाक के पुल पर टिक गई। ये क्यूबिक कैपेसिटी यानी आयतन क्षमता का सवाल है, उसने कहा। इतने बड़े दिमाग वाले आदमी के दिमाग में कुछ तो होगा। तो उसकी आर्थिक स्थिति में गिरावट? ये टोपी 3 साल पुरानी है। ये सपाट किनारों वाली, किनारे से मुड़ी हुई टोपियां तभी प्रचलन में आई थीं। ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी की टोपी है। रिब्ड सिल्क के बैंड और उत्कृष्ट अस्तर को देखो। अगर ये आदमी 3 साल पहले इतनी महंगी टोपी खरीदने का सामर्थ्य रखता था और तब से उसके पास कोई टोपी नहीं है, तो यकीनन उसकी हालत बिगड़ गई है। खैर, ये तो काफी साफ है, निश्चित रूप से। लेकिन दूरदर्शिता और नैतिक पतन के बारे में क्या? शर्लॉक होम्स हंसा। ये रही दूरदर्शिता। उसने टोपी को सुरक्षित रखने वाले छोटे डिस्क और लूप पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, वे टोपियों के साथ कभी नहीं बेचे जाते। अगर इस आदमी ने एक का ऑर्डर दिया तो ये एक निश्चित मात्रा में दूरदर्शिता का संकेत है, क्योंकि उसने हवा के खिलाफ इस एहतियात को बरतने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास किया। लेकिन चूंकि हम देखते हैं कि उसने इलास्टिक को तोड़ दिया है और इसे बदलने की जहमत नहीं उठाई है, तो ये जाहिर है कि उसमें अब पहले से कम दूरदर्शिता है, जो एक कमजोर होते स्वभाव का एक स्पष्ट प्रमाण है। दूसरी ओर, उसने स्याही से पोतकर फेल्ट पर लगे कुछ धब्बों को छिपाने की कोशिश की है, जो इस बात का संकेत है कि उसने अपना आत्मसम्मान पूरी तरह से नहीं खोया है। आपका तर्क निश्चित रूप से विश्वसनीय है। आगे के बिंदु कि वो अधेड़ उम्र का है, कि उसके बाल सफेद हैं, कि उन्हें हाल ही में कटवाया गया है और कि वो लाइम क्रीम का उपयोग करता है, ये सब अस्तर के निचले हिस्से की बारीक जांच से पता चलता है। लेंस से बड़ी संख्या में बालों के सिरे दिखाई देते हैं, जो नाई की कैंची से साफ काटे गए हैं। वे सभी चिपचिपे लगते हैं और लाइम क्रीम की एक अलग गंध है। ये धूल, आप देखेंगे, गली की किरकिरी भरी धूल नहीं है, बल्कि घर की फूली हुई भूरी धूल है, जो दिखाती है कि इसे ज्यादातर समय घर के अंदर टांगा गया है। जबकि अंदर की नमी के निशान इस बात का पक्का प्रमाण है कि पहनने वाले को बहुत ज्यादा पसीना आता था और इसलिए वो शायद सबसे अच्छी शारीरिक हालत में नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी, आपने कहा था कि उसने उससे प्यार करना बंद कर दिया था। इस टोपी को हफ्तों से ब्रश नहीं किया गया है। जब मैं आपको देखूंगा, मेरे प्यारे वाटसन, आपकी टोपी पर 1 हफ्ते की धूल जमा हुई होगी, और जब आपकी पत्नी आपको ऐसी हालत में बाहर जाने देगी, तो मुझे डर होगा कि आप भी अपनी पत्नी का स्नेह खोने के लिए इतने बदकिस्मत रहे हैं। लेकिन वो कुंवारा भी तो हो सकता है। नहीं, वो अपनी पत्नी को सुलह की भेंट के रूप में हंस घर ला रहा था। पक्षी के पैर पर लगे कार्ड को याद करें। आपके पास हर बात का जवाब है, लेकिन आप ये कैसे अंदाजा लगाते हैं कि उसके घर में गैस नहीं लगी है? एक मोमबत्ती का दाग, या यहां तक कि 2 इत्तेफाक से आ सकते हैं। लेकिन जब मैं 5 से कम नहीं देखता, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति जलते हुए मोम के लगातार संपर्क में आया होगा। शायद रात में एक हाथ में टोपी और दूसरे में टपकती मोमबत्तियां लेकर सीढ़ियां चढ़ता होगा। खैर, उसे गैस जेट से मोम के दाग कभी नहीं लगे। क्या आप संतुष्ट हैं? खैर, ये तो बहुत ही चतुराई भरा है, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन चूंकि, जैसा कि आपने अभी कहा, कोई अपराध नहीं हुआ है और एक हंस के खोने के सिवा कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सब ऊर्जा की बर्बादी लगता है। शर्लॉक होम्स ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दरवाजा खुला और पीटरसन, कमिश्नर, लाल गालों और हताशा से स्तब्ध एक आदमी के चेहरे के साथ कमरे में घुस आया। हंस, मिस्टर होम्स, हंस सर, वो हाँफते हुए बोला। आह, तो उसका क्या हुआ? क्या वो जिंदा हो गया है और रसोई की खिड़की से उड़ गया है? होम्स उस आदमी के उत्तेजित चेहरे को बेहतर ढंग से देखने के लिए सोफे पर घूम गया। यहां देखिए सर,
देखिए, मेरी पत्नी को उसके पेट में क्या मिला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हथेली के बीच में एक शानदार चमकता हुआ नीला पत्थर दिखाया, जो आकार में एक सेम से थोड़ा छोटा था, लेकिन इतनी शुद्धता और चमक वाला था कि उसकी हथेली के गहरे खोखले में एक बिजली के बिंदु की तरह चमक रहा था। शर्लॉक होम्स सीटी बजाते हुए बैठ गया। भगवान कसम पीटरसन, उसने कहा, यह तो वाकई एक खजाना है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आपके पास क्या है। एक हीरा सर, एक कीमती पत्थर। ये कांच को ऐसे काटता है जैसे वो पुट्टी हो। ये कीमती पत्थर से ज्यादा है। ये वो कीमती पत्थर है, काउंटेस ऑफ मोरकार का नीला कार्बनकल तो नहीं? मैंने अचानक कहा, ठीक यही है। मुझे इसका आकार और आकृति पता होनी चाहिए। ये देखते हुए कि मैंने हाल ही में हर दिन द टाइम्स में इसके बारे में विज्ञापन पढ़ा है, ये पूरी तरह से अनूठा है और इसकी कीमत का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन 1,000 पाउंड का इनाम यकीनन बाजार की कीमत के 20वें हिस्से से भी कम नहीं है। 1,000 पाउंड! हे दयालु प्रभु! कमिश्नर एक कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया और हम दोनों को घूरने लगा। वो इनाम है, और मेरे पास ये जानने का कारण है कि पृष्ठभूमि में कुछ भावनात्मक विचार हैं जो काउंटेस को अपनी आधी दौलत देने के लिए प्रेरित कर देंगे, अगर वो बस उस रत्न को वापस पा सके। अगर मुझे सही याद है तो ये होटल कॉस्मोपॉलिटन में खोया था। मैंने टिप्पणी की, बिल्कुल सही। 22 दिसंबर को, ठीक 5 दिन पहले, जॉन हार्नर, एक प्लम्बर पर आरोप लगाया गया था कि उसने इसे महिला के ज्वेल केस से चुराया है। उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि मामले को न्यायालय के पास भेज दिया गया है। मुझे लगता है कि मेरे पास इस मामले की कुछ जानकारी यहाँ है। वो अपने अखबारों में हाथ डालता रहा, तारीखों पर नजर डालते हुए, जब तक कि आखिरकार उसने एक को फैलाया, उसे मोड़कर दोगुना किया और निम्न पैराग्राफ को पढ़ा। होटल कॉस्मोपॉलिटन ज्वेल रॉबरी। जॉन हार्नर 26, प्लम्बर को 22 तारीख को काउंटेस ऑफ मोरकार के ज्वेल केस से नीले कार्बनकल के रूप में जाने जाने वाले कीमती रत्न को चुराने के आरोप में लाया गया था। जेम्स राइडर, होटल में अपर अटेंडेंट, ने इस आशय का बयान दिया कि उसने हार्नर को चोरी के दिन काउंटेस ऑफ मोरकार के ड्रेसिंग रूम तक ले जाकर दिखाया था, ताकि वो जाली की दूसरी छड़ को टाँक सके जो ढीली हो गई थी। वो कुछ समय तक हॉर्नर के साथ रहा, लेकिन आखिरकार उसे बुलाया गया। वापस लौटने पर उसने पाया कि हॉर्नर गायब हो गया था, कि दराज को जबरदस्ती खोला गया था और वो छोटा मुरक्कू का बक्सा, जिसमें, जैसा कि बाद में पता चला, काउंटेस अपने गहने रखती थी, ड्रेसिंग टेबल पर खाली पड़ा था। राइडर ने तुरंत अलार्म बजाया और उसी शाम हॉर्नर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पत्थर ना तो उसके शरीर पर मिला और न ही उसके कमरों में। कैथरीन क्यूसैक, काउंटेस की नौकरानी, ने यह बयान दिया कि उसने चोरी का पता चलने पर राइडर के निराशा के रोने की आवाज सुनी थी और कमरे में भागी थी, जहां उसे वही स्थिति मिली जो पिछले गवाह ने बताई थी। इंस्पेक्टर ब्रैड स्ट्रीट, बी डिवीजन, ने गिरफ्तारी की गवाही दी और बताया कि हॉर्नर ने बहुत विरोध किया तथा पूरी ताकत से अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। कैदी के खिलाफ चोरी के लिए पिछली सजा का सबूत दिए जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने अपराध का तुरंत निपटारा करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे न्यायालय के पास भेज दिया। हॉर्नर, जिसने कार्यवाही के दौरान तीव्र भावना के संकेत दिखाए थे, कार्यवाही के अंत में बेहोश हो गया और उसे अदालत से बाहर ले जाया गया। तो पुलिस कोर्ट का इतना ही? होम्स ने विचारपूर्वक अखबार को एक तरफ फेंकते हुए कहा। अब हमें हल करने के लिए जो सवाल है, वो एक तरफ लूटे गए ज्वेल केस से लेकर दूसरी तरफ टॉटेनहम कोर्ट रोड में एक हंस के पेट तक की घटनाओं का क्रम है। आप देखते हैं वॉटसन, हमारे छोटे अनुमानों ने अचानक एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और कम निर्दोष पहलू ग्रहण कर लिया है। ये रहा पत्थर। पत्थर हंस से आया और हंस मिस्टर हेनरी बेकर से आया, वही सज्जन जिनकी टोपी खराब थी और जिन्हें लेकर मैं आपको बोर करता रहा। तो अब हमें इस सज्जन को खोजने और ये पता लगाने के लिए बहुत गंभीरता से काम करना होगा कि इस छोटे से रहस्य में उनकी क्या भूमिका रही।
ऐसा करने के लिए हमें सबसे सरल तरीकों को आजमाना होगा, और वे निसंदेह सभी शाम के अखबारों में एक विज्ञापन में निहित हैं। अगर ये विफल होता है तो मैं दूसरे तरीकों का सहारा लूंगा। आप क्या कहेंगे? मुझे एक पेंसिल और कागज का वो टुकड़ा दीजिए। तो ये गूज स्ट्रीट के कोने पर एक हंस और एक काली फेल्ट टोपी मिली। मिस्टर हेनरी बेकर आज शाम 6:30 पर 221 बी बेकर स्ट्रीट पर आकर इन्हें ले जा सकते हैं। ये स्पष्ट और संक्षिप्त है। बहुत, लेकिन क्या वो इसे देखेगा? खैर, वो निश्चित रूप से अखबारों पर नजर रखेगा, क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए ये नुकसान एक बड़ा नुकसान था। वो खिड़की तोड़ने और पीटरसन के आने से इतना डर गया था कि उसने उड़ान भरने के अलावा कुछ नहीं सोचा। लेकिन तब से उसे उस आवेग पर बहुत पछतावा हुआ होगा जिसके कारण उसने अपने पक्षी को गिरा दिया। फिर उसके नाम के परिचय से वो इसे देखेगा, क्योंकि हर कोई जो उसे जानता है वो उसका ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। ये लीजिए पीटरसन, विज्ञापन एजेंसी में जाकर इसे शाम के अखबारों में डलवा दीजिए। किसमें सर? ओह, ग्लोब, स्टार, पेलमॉल, सेंट जेम्स गजेट, इवनिंग न्यूज, स्टैंडर्ड, एको और जो भी आपको याद आए। बहुत अच्छे सर। और ये पत्थर? हाँ हाँ, मैं पत्थर रखूंगा। धन्यवाद। और मैं कहता हूं पीटरसन, वापस आते समय एक हंस खरीद लेना और उसे मेरे पास यहां छोड़ देना, क्योंकि हमें इस सज्जन को उस हंस के बदले में देने के लिए एक की जरूरत होगी जिसे आपका परिवार अभी खा रहा है। जब कमिश्नर चला गया तो होम्स ने पत्थर उठाया और उसे रोशनी के खिलाफ रखा। ये एक शानदार चीज है, उसने कहा। बस देखो कि ये कैसे चमकता और जगमगाता है। यकीनन ये अपराध का केंद्र और बिंदु है। हर अच्छा पत्थर होता है। वे शैतान के पालतू लालच हैं। बड़े और पुराने गहनों में हर पहलू एक खूनी काम के लिए खड़ा हो सकता है। ये पत्थर अभी 20 साल का भी नहीं है। ये दक्षिणी चीन में एमोए नदी के किनारे मिला था और कार्बंकल की हर विशेषता रखने के लिए उल्लेखनीय है, सिवाय इसके कि ये रूबी लाल के बजाय नीले रंग का है। अपनी जवानी के बावजूद इसका पहले से ही एक अशुभ इतिहास है। इस 40 ग्रेन वजनी क्रिस्टलीकृत कोयले के लिए 2 हत्याएं, एक तेजाब फेंकना, एक आत्महत्या और कई चोरियां हुई हैं। कौन सोचेगा कि ऐसा प्यारा खिलौना फांसी और जेल का प्रदाता होगा। मैं इसे अब अपने मजबूत बक्से में बंद कर दूंगा और काउंटेस को एक लाइन लिखूंगा कि ये हमारे पास है। क्या आपको लगता है कि आदमी हॉर्नर निर्दोष है? मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो क्या आप कल्पना करते हैं कि इस दूसरे हेनरी बेकर का इस मामले से कोई लेना देना था? मुझे लगता है कि यह ज्यादा मुमकिन है कि हेनरी बेकर एक बिल्कुल निर्दोष आदमी है, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस पक्षी को वो ले जा रहा था वो ठोस सोने का बना होता तो उससे कहीं ज्यादा कीमती था। हालांकि अगर हमारे विज्ञापन का कोई जवाब आता है तो मैं एक बहुत ही सरल परीक्षण से इसका निर्धारण करूंगा। और तब तक आप कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं। उस हालत में मैं अपने पेशेवर दौरे पर जाऊंगा, लेकिन मैं उसी समय शाम को वापस आऊंगा जिसका आपने जिक्र किया है, क्योंकि मैं इस तरह के उलझे हुए मामले का हल देखना पसंद करूंगा। आपको देखकर बहुत खुशी होगी। मैं 7 बजे खाना खाता हूं। मुझे लगता है कि एक वुडकॉक है। वैसे हाल की घटनाओं को देखते हुए शायद मुझे मिसेस हडसन से इसके पेट की जांच करने के लिए कहना चाहिए। मुझे एक मामले में देर हो गई थी, और जब मैं फिर से बेकर स्ट्रीट में था तो 6:30 से थोड़ा ज्यादा हो चुका था। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मैंने एक स्कॉच बॉनेट पहने हुए एक लंबे आदमी को देखा, जिसका कोट उसकी ठोड़ी तक बटन से बंद था और वो दरवाजे के बाहर उस चमकदार अर्धवृत्त में इंतजार कर रहा था जो पंखे की रोशनी से आ रहा था। जैसे ही मैं पहुंचा, दरवाजा खोला गया और हमें एक साथ होम्स के कमरे में ले जाया गया। मिस्टर हेनरी बेकर, मुझे लगता है, उसने कहा, अपनी आराम कुर्सी से उठते हुए और अपने आगंतुक का उस सहज सौहार्दपूर्ण तरीके से अभिवादन करते हुए जिसे वो इतनी आसानी से अपना सकता था। कृपया आग के पास ये कुर्सी लें मिस्टर बेकर। ये एक ठंडी रात है और मैं देखता हूं कि आपका रक्त संचार गर्मी के लिए ज्यादा अनुकूल है बनस्बत सर्दी के। आह वाटसन, तुम ठीक समय पर आए हो।
क्या वो आपकी टोपी है मिस्टर बेकर? हाँ सर, ये निस्संदेह मेरी टोपी है। वो एक गोल कंधों वाला, विशाल सिर और एक चौड़ा, बुद्धिमान चेहरे वाला एक बड़ा आदमी था, जो भूरे सफेद दाढ़ी तक ढलान लिए हुए था। नाक और गालों में थोड़ा लालपन उसकी आगे बढ़ी हुई उंगली में हल्की थरथराहट के साथ होम्स के उसकी आदतों के बारे में लगाए गए अंदाजे की याद दिलाता था। उसका जंग लगा काला फ्रॉक कोट के सामने से बिल्कुल ऊपर तक बटन से बंद था। कॉलर ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था और उसकी दुबली कलाई बिना किसी कफ या कमीज के आस्तीन से बाहर निकली हुई थी। वो धीरे धीरे रुक रुक कर बोलते हुए शब्दों का ध्यान से चुनाव कर रहा था और आमतौर पर एक ऐसे विद्वान और साहित्यिक व्यक्ति का प्रभाव दे रहा था जिसने भाग्य के हाथों बुरा व्यवहार झेला था। हमने इन चीजों को कुछ दिनों के लिए रखा था, होम्स ने कहा, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि आप अपना पता देते हुए एक विज्ञापन देंगे। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने विज्ञापन क्यों नहीं दिया। हमारा आगंतुक कुछ शर्मिंदगी से हंसा। मेरे पास शिलिंग उतने ज्यादा नहीं है जितने कभी हुआ करते थे, उसने टिप्पणी की। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि बदमाशों के गिरोह ने, जिन्होंने मुझ पर हमला किया था, मेरी टोपी और पक्षी दोनों को उठा ले गए थे। मैं उन्हें वापस पाने के एक निराशाजनक प्रयास में और पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। बहुत स्वाभाविक है। वैसे पक्षी के बारे में, हम उसे खाने के लिए मजबूर हो गए थे। उसे खाने के लिए? हमारा आगंतुक अपनी उत्तेजना में अपनी कुर्सी से आधा उठ गया। हाँ, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो वो किसी के काम नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि साइड बोर्ड पर रखा हुआ ये दूसरा हंस, जिसका वजन लगभग उतना ही है और जो पूरी तरह से ताज़ा है, आपके मकसद के लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा। ओह, यकीनन यकीनन, मिस्टर बेकर ने राहत की सांस के साथ जवाब दिया। बेशक, हमारे पास अभी भी आपके अपने पक्षी के पंख, पैर, पेट वगैरह हैं, तो अगर आप चाहें। वो आदमी दिल खोलकर हंसा। वे मेरे साहसिक कार्य के अवशेष के रूप में मेरे लिए उपयोगी हो सकते हैं, उसने कहा, लेकिन उससे परे मैं शायद ही देख सकता हूं कि मेरे दिवंगत परिचित के अलग हुए हिस्से मेरे क्या काम आने वाले हैं। नहीं सर, मुझे लगता है कि आपकी अनुमति से मैं साइड बोर्ड पर मौजूद उत्कृष्ट पक्षी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। शर्लॉक होम्स ने अपने कंधों को हल्का सा हिलाते हुए मुझ पर तेजी से नजर डाली। तो ये रही आपकी टोपी और ये रहा आपका पक्षी, उसने कहा। वैसे क्या आपको ये बताने में ऊब होगी कि आपको दूसरा कहाँ से मिला? मैं कुछ हद तक पक्षी प्रेमी हूं और मैंने शायद ही कभी एक बेहतर पला हुआ हंस देखा हो। निश्चित रूप से सर, बेकर ने कहा, जो उठ चुका था और अपनी नई प्राप्त संपत्ति को अपनी बाह के नीचे दबा लिया था। हम में से कुछ लोग हैं जो अल्फा इन में बार बार जाते हैं, जो म्यूजियम के पास है। आप जानते हैं, हम दिन में खुद म्यूजियम में ही पाए जाते हैं। इस साल हमारे अच्छे मेजबान, जिनका नाम विंडीगेट है, ने एक हंस क्लब शुरू किया, जिसके तहत हर हफ्ते कुछ पेंस के बदले में हम में से हर एक को क्रिसमस पर एक पक्षी मिलना था। मेरे पेंस का भुगतान समय पर कर दिया गया था और बाकी से आप परिचित हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं सर, क्योंकि एक स्कॉच बोनट ना तो मेरी उम्र के अनुकूल है और न ही मेरी गंभीरता के। एक हास्यास्पद आडंबरपूर्ण तरीके से उसने हम दोनों को गंभीरता से सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। तो मिस्टर हेनरी बेकर का इतना ही, होम्स ने उसके पीछे दरवाजा बंद होने पर कहा। यह पूरी तरह से निश्चित है कि वो इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। क्या तुम्हें भूख लगी है वॉटसन? खास तौर पर नहीं। तो मैं सुझाव देता हूं कि हम अपने रात के खाने को देर रात का भोजन बना लें और इस सुराग का पीछा करें जबकि ये अभी भी ताज़ा है। जरूर। ये एक कड़वी रात थी, इसलिए हमने अपने उलस्टर पहन लिए और अपने गले में स्कार्फ लपेट लिए। बाहर बादल रहित आसमान में सितारे ठंडी रोशनी में चमक रहे थे और राहगीरों की सांसें पिस्तौल की गोलियों की तरह धुएं में उड़ रही थीं। हमारे कदमों की आवाज कुरकुरी और जोर से गूंज रही थी जब हम डॉक्टरों के क्वार्टर विम्पोल स्ट्रीट, हॉर्ले स्ट्रीट से गुजरते हुए और फिर विगमोर स्ट्रीट से होकर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में पहुंचे। एक चौथाई घंटे में हम ब्लूम्सबरी में अल्फा इन में थे, जो एक छोटी पब है
जो हॉलबोर्न में जाने वाली गलियों में से एक के कोने पर है। होम्स ने प्राइवेट बार का दरवाज़ा खोला और लाल चेहरे वाले सफ़ेद एप्रन पहने मकान मालिक से 2 गिलास बियर का ऑर्डर दिया। आपकी बियर उत्कृष्ट होनी चाहिए, अगर वो आपके हंसों जितनी अच्छी है। मेरे हंस? आदमी हैरान लग रहा था। हाँ, मैं अभी आधे घंटे पहले मिस्टर हेनरी बेकर से बात कर रहा था, जो आपके हंस क्लब के सदस्य थे। आह, मैं समझा। लेकिन आप देखिए सर, वे हमारे हंस नहीं हैं। सच में? तो किसके हैं? खैर, मैंने 2 दर्जन कार्वेट गार्डन में एक विक्रेता से लिए। सच में? मैं उनमें से कुछ को जानता हूं। वो कौन था? उसका नाम ब्रेकनेज है। आह, मैं उसे नहीं जानता। खैर, यहां तुम्हारी अच्छी सेहत और तुम्हारे घर की समृद्धि के लिए है। शुभ रात्रि। अब मिस्टर ब्रेकनेज के लिए। उसने ठंडी हवा में बाहर आते हुए अपना कोट बटन से बंद करते हुए जारी रखा। याद रखना वॉटसन कि हालांकि इस श्रृंखला के एक सिरे पर हमारे पास हंस जैसी साधारण चीज है, लेकिन दूसरे सिरे पर एक आदमी है जिसे यकीनन 7 साल की सजा होगी, जब तक कि हम उसकी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते। यह मुमकिन है कि हमारी जांच बस उसके जुर्म की पुष्टि करे, लेकिन किसी भी सूरत में हमारे पास जांच की एक ऐसी कड़ी है जिसे पुलिस ने छोड़ दिया है और जिसे एक अजीब इत्तेफाक ने हमारे हाथों में रखा है। चलो इसका अंत तक पीछा करें। तो दक्षिण की ओर और तेजी से चलो। हम होलबोर्न को पार कर गए, एंडल स्ट्रीट से नीचे गए और फिर झोपड़ियों के चक्रव्यूह से होकर कोवेंट गार्डन मार्केट पहुंचे। सबसे बड़े स्टॉलों में से एक पर ब्रेकनेज का नाम था और मालिक, एक घोड़े जैसा दिखने वाला आदमी, तीखे चेहरे और कटी हुई साइड विस्कर्स के साथ एक लड़के को शटर लगाने में मदद कर रहा था। शुभ संध्या। ये एक ठंडी रात है, होम्स ने कहा। विक्रेता ने सिर हिलाया और मेरे साथी पर एक सवालिया नजर डाली। आपके सारे हंस बिक गए, मुझे लगता है। होम्स ने संगमरमर की नंगी स्लैब की ओर इशारा करते हुए जारी रखा। कल सुबह आपको 500 मिल जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। खैर, गैस की लौ वाले स्टॉल पर कुछ है। आह, लेकिन मुझे आपके पास भेजा गया था। किसने भेजा? अल्फा के मकान मालिक ने। ओह हाँ, मैंने उसे 2 दर्जन भेजे थे। वे भी बहुत बढ़िया पक्षी थे। वो आपको कहाँ से मिले थे? मुझे हैरानी हुई कि इस सवाल ने विक्रेता में गुस्से का विस्फोट पैदा कर दिया। अब तो मिस्टर, उसने अपना सिर टेढ़ा करके और अपनी बाहें कमर पर रखकर कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? इसे सीधा सीधा बताइए। ये काफी सीधा है। मैं जानना चाहूंगा कि आपको हंस किसने बेचे जो आपने अल्फा को दिए। खैर, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब हो गया। ओह, ये कोई महत्व का मामला नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप इतनी छोटी सी बात पर इतने गर्म क्यों हो रहे हैं। गरम? शायद आप भी उतने ही गरम होते अगर आप मेरी तरह परेशान होते। जब मैं एक अच्छी चीज के लिए अच्छा पैसा देता हूं तो बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ये हंस कहाँ हैं और आपने हंस किसे बेचे और आप हंस के लिए क्या लेंगे, ये सुनकर ऐसा लगेगा कि वे दुनिया के एकमात्र हंस हैं, जितना उन पर शोर मचाया जा रहा है। खैर, मेरा उन अन्य लोगों से कोई संबंध नहीं है जो पूछताछ कर रहे हैं, होम्स ने लापरवाही से कहा। अगर आप नहीं बताएंगे तो शर्त खत्म, बस इतना ही। लेकिन मैं हमेशा पक्षियों के मामले में अपनी राय का समर्थन करने के लिए तैयार हूं, और मेरी इस पर 5 पाउंड की शर्त लगी है कि जो पक्षी मैंने खाया वो देहात में पाला गया था। खैर, तो आपने अपने 5 पाउंड खो दिए क्योंकि वो शहर में पाला गया था। विक्रेता ने झल्लाकर कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं ऐसा ही है। मुझे यकीन नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप मुझसे ज्यादा पक्षियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एक बच्चे के रूप में उन्हें संभाला है? मैं आपको बताता हूं, वे सभी पक्षी जो अल्फा में गए थे शहर में पाले गए थे। आप मुझे कभी भी ये मानने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप शर्त लगाएंगे? ये सिर्फ आपके पैसे लेना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। लेकिन मैं आपसे एक सॉवरेन पर शर्त लगाऊंगा, बस आपको ये सिखाने के लिए कि जिद्दी न बने। विक्रेता बुरी तरह से हंसा। किताबें लाओ बिल, उसने कहा। छोटा लड़का एक छोटी पतली किताब और एक बड़ी चिकनी पीठ वाली किताब लाया। उन्हें लटकती हुई बत्ती के नीचे एक साथ रखा। अब तो मिस्टर आश्वस्त, विक्रेता ने कहा,
मुझे लगा कि मेरे पास कोई हंस नहीं बचा है, लेकिन इससे पहले कि मैं खत्म करूं आप पाएंगे कि मेरी दुकान में अभी भी एक बचा है। क्या आप ये छोटी किताब देखते हैं? हाँ, ये उन लोगों की सूची है जिनसे मैं खरीदता हूं। क्या आप देखते हैं? खैर, तो यहाँ इस पृष्ठ पर देहात के लोग हैं और उनके नामों के बाद की संख्याएं हैं जहां उनके खाते बड़ी बही में हैं। क्या आप लाल स्याही में ये दूसरा पृष्ठ देखते हैं? वो मेरे शहर के आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची है। उस तीसरे नाम को देखो, बस इसे मेरे लिए जोर से पढ़ो। मिसेज ऑकशॉट, 117 ब्रिक्सन रोड, 249। होम्स ने पढ़ा। बिल्कुल, अब उस खाते को बही में देखो। होम्स बताए गए पृष्ठ पर मुड़ा। मिसेज ऑकशॉट, 117 ब्रिक्सन रोड, अंडे और मुर्गी आपूर्ति करता। तो आखिरी प्रविष्टि क्या है? 22 दिसंबर, 24 हंस, 7 शिलिंग 6 पैंस पर। बिल्कुल, ये रहा। और उसके नीचे अल्फा के मिस्टर विंडीगेट को 12 शिलिंग पर बेचे गए। अब आपको क्या कहना है? शर्लॉक होम्स बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसने अपनी जेब से एक सॉवरेन निकाला और उसे स्लैब पर फेंक दिया। एक ऐसे आदमी के अंदाज में मुड़ गया जिसकी घृणा शब्दों के लिए बहुत गहरी थी। कुछ गज की दूरी पर वो एक लैंप पोस्ट के नीचे रुका और उस जोरदार खामोश तरीके से हंसा जो उसकी विशेषता थी। जब आप उस तरह की मूंछों वाले आदमी को और उसकी जेब से पिंकन अखबार को बाहर निकलते हुए देखते हैं तो आप उसे हमेशा शर्त लगाकर खींच सकते हैं। उसने कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि अगर मैंने उसके सामने 100 पौंड रख दिए होते तो उस आदमी ने मुझे इतनी पूरी जानकारी नहीं दी होती जितनी उसे इस विचार से मिली कि वो एक शर्त में मुझे हरा रहा था। खैर वॉटसन, मुझे लगता है कि हम अपनी खोज के अंत के करीब हैं और एकमात्र बिंदु जो तय होना बाकी है वो ये है कि क्या हमें आज रात इस मिसेज ऑकशॉट के पास जाना चाहिए या हमें इसे कल के लिए बचाना चाहिए। उस बदमिजाज आदमी ने जो कहा उससे ये साफ है कि हमारे अलावा भी कुछ और लोग हैं जो इस मामले के बारे में चिंतित हैं और मुझे। उसकी बातें अचानक एक जोरदार शोर से कट गईं जो उस स्टॉल से उठा था जिसे हम अभी छोड़कर गए थे। मुड़कर हमने एक छोटे से चूहे जैसे चेहरे वाले साथी को पीले प्रकाश के घेरे के बीच में खड़े देखा जो झूलती हुई बत्ती से फेंका जा रहा था, जबकि ब्रेकनेज विक्रेता अपने स्टॉल के दरवाजे में फंसा हुआ था। उस दुबली पतली आकृति पर जोर से मुट्ठी हिला रहा था। मुझे तुमसे और तुम्हारे हंसों से बहुत हो गया, उसने चिल्लाया। मैं चाहता हूं कि तुम सब एक साथ नरक में जाओ। अगर तुम अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से मुझे और परेशान करोगे तो मैं तुम पर कुत्ते छोड़ दूंगा। तुम मिसेज ऑकशॉट को यहां लाओ और मैं उसे जवाब दूंगा। लेकिन तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? क्या मैंने तुमसे हंस खरीदे थे? नहीं, लेकिन उनमें से एक मेरी थी। फिर भी, छोटे आदमी ने रोते हुए कहा। खैर, तो उसे मिसेज ऑकशॉट से मांग लो। उसने मुझे आपसे मांगने के लिए कहा। खैर, तुम चाहे प्रूसिया के राजा से पूछ लो, मुझे परवाह नहीं। मैं इससे तंग आ गया हूं, यहां से निकलो, उसने जोर से आगे बढ़कर कहा और वो पूछताछ करने वाला अंधेरे में गायब हो गया। हाँ, ये हमें ब्रिक्सटन रोड जाने से बचा सकता है, होम्स ने फुसफुसाया। मेरे साथ आओ और हम देखेंगे कि इस आदमी का क्या किया जा सकता है। भीड़ के बिखरे हुए गुटों के बीच से चलते हुए जो चमकते स्टॉलों के चारों ओर घूम रहे थे, मेरे साथी ने तेजी से उस छोटे आदमी को पकड़ लिया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चारों ओर उछला और मैं गैस लाइट में देख सकता था कि उसके चेहरे से रंग का हर निशान उड़ गया था। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। आप मुझे माफ करेंगे, होम्स ने नरमी से कहा, लेकिन मैं आपकी उन बातों को सुन रहा था जो आपने अभी विक्रेता से पूछी। मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप कौन हैं? आप इस मामले के बारे में कुछ कैसे जान सकते हैं? मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। ये मेरा काम है कि मैं वो जानूं जो दूसरे लोग नहीं जानते। लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। माफ कीजिए, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं। आप ब्रिक्सन रोड के मिसेज ऑकशॉट द्वारा बेचे गए कुछ हंसों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें एक विक्रेता जिसका नाम ब्रेकनिज है ने बेचा था।
उसके बदले में मिस्टर विंडीगेट अल्फा के मालिक को बेचा और उसने उसे अपने क्लब को बेचा, जिसका मिस्टर हेनरी बेकर एक सदस्य है। ओह सर, आप ही वो आदमी हैं जिससे मैं मिलने की बहुत इच्छा रखता था। छोटा साथी हाथ फैलाकर और कांपती हुई उंगलियों के साथ चिल्लाया। मैं आपको शायद ही समझा सकता हूं कि इस मामले में मुझे कितनी दिलचस्पी है। शर्लॉक होम्स ने गुजर रही एक 4 पहियों वाली गाड़ी को रोका। उस हालत में हमें इस हवादार बाजार की जगह के बजाय एक आरामदायक कमरे में इस पर चर्चा करनी चाहिए, उसने कहा। लेकिन कृपया इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे बताइए कि मैं किसकी मदद करने का सुख उठा रहा हूं। आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया। मेरा नाम जॉन रॉबिन्सन है, उसने तिरछी नजर से जवाब दिया। नहीं नहीं, असली नाम, होम्स ने मीठे अंदाज में कहा। उपनाम के साथ काम करना हमेशा अजीब होता है। अजनबी के सफेद गालों पर लाली आ गई। उसने कहा, मेरा असली नाम जेम्स राइडर है। बिल्कुल सही, होटल कॉस्मोपॉलिटन के मुख्य अटेंडेंट। कृपया गाड़ी में बैठ जाइए और मैं जल्द ही आपको वो सब कुछ बता पाऊंगा जो आप जानना चाहेंगे। छोटा आदमी हम दोनों को आधा डरे हुए, आधा आशा भरी आंखों से घूरते हुए खड़ा रहा, जैसे कोई ये निश्चित नहीं होता कि वो सौभाग्य या तबाही के कगार पर है। फिर वो गाड़ी में बैठ गया और आधे घंटे में हम बेकर स्ट्रीट में बैठक के कमरे में वापस आ गए। हमारी यात्रा के दौरान कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन हमारे नए साथी की तेज धीमी सांसें और उसके हाथों का बार बार जुड़ना और अलग होना उसके अंदर की घबराहट को दर्शा रहा था। यहां हम हैं, होम्स ने खुशी से कहा जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए। इस मौसम में आग बहुत अच्छी लग रही है। आप ठंडे लग रहे हैं मिस्टर राइडर। कृपया टोकरी वाली कुर्सी में बैठ जाइए। मैं आपकी इस छोटी सी समस्या को हल करने से पहले अपनी चप्पल पहन लूंगा। अब तो आप जानना चाहते हैं कि उन हंसों का क्या हुआ? हाँ सर, या बल्कि मुझे लगता है उस हंस का। मुझे लगता है कि आप एक पक्षी में दिलचस्पी रखते थे, सफेद, जिसकी पूंछ पर एक काली धारी थी। राइडर भावना से कांप गया। ओह सर, वो चिल्लाया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ गया? वो यहां आया था। यहां? हाँ, और ये एक बहुत ही असाधारण पक्षी साबित हुआ। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि आप इसमें दिलचस्पी लें। मरने के बाद भी उसने एक अंडा दिया, सबसे खूबसूरत, सबसे चमकदार छोटा नीला अंडा जो कभी देखा गया था। वो मेरे संग्रहालय में यहां है। हमारा आगंतुक लड़खड़ा कर खड़ा हो गया और अपने दाहिने हाथ से अंगीठी की मुंडेर को पकड़ लिया। होम्स ने अपना मजबूत बक्सा खोला और नीले कार्बनकल को ऊपर उठाया, जो एक तारे की तरह चमक रहा था, जिसमें एक ठंडी शानदार कई बिंदु वाली चमक थी। राइडर तने हुए चेहरे के साथ घूरता रहा। ये तय नहीं कर पा रहा था कि उस पर दावा करे या उसे छोड़ दे। खेल खत्म हो गया है राइडर, होम्स ने चुपचाप कहा। संभलो आदमी, वरना तुम आग में गिर जाओगे। उसे वापस उसकी कुर्सी तक सहारा दो वाटसन। उसमें बिना सजा के अपराध करने के लिए पर्याप्त साहस नहीं है। उसे थोड़ी ब्रांडी दो। तो अब वो ज्यादा इंसान जैसा लग रहा है। ये कितना छोटा सा आदमी है। यकीनन। एक पल के लिए वो लड़खड़ाया और लगभग गिर गया था, लेकिन ब्रांडी ने उसके गालों में रंग भर दिया और वो अपने आरोप लगाने वाले को डरी हुई आंखों से घूरता रहा। मेरे हाथों में लगभग हर कड़ी है और मुझे जो भी सबूत चाहिए वो सब है, इसलिए आपको मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मामले को पूरा करने के लिए उस थोड़े से को भी साफ कर दिया जाए। आपने सुना था राइडर, काउंटेस ऑफ मोरकार के इस नीले पत्थर के बारे में? ये कैथरीन क्यूसेक थी जिसने मुझे इसके बारे में बताया था, उसने एक कर्कश आवाज में कहा। मैं समझा, उसकी मालकिन की नौकरानी। खैर, अचानक इतनी आसानी से हासिल होने वाली दौलत का लालच आपके लिए बहुत ज्यादा था, जैसा कि आपसे पहले बेहतर लोगों के लिए भी रहा है। लेकिन आपने जो तरीके इस्तेमाल किए उनमें आप ज्यादा ईमानदार नहीं थे। मुझे लगता है राइडर कि आप में एक बहुत अच्छा खलनायक बनने की क्षमता है। आप जानते थे कि ये आदमी हार्नर, प्लम्बर, पहले भी ऐसे किसी मामले में शामिल रहा था और उस पर संदेह ज्यादा आसानी से होगा। तो आपने क्या किया? आपने मेरी मालकिन के कमरे में कुछ छोटा सा काम किया, आपने और आपकी साथी क्यूसेक ने, और आपने ये प्रबंध किया कि उसे ही बुलाया जाए। फिर जब वो चला गया तो आपने ज्वेल केस को लूटा, अलार्म बजाया
और इस दुर्भाग्यपूर्ण आदमी को गिरफ्तार करवा दिया। फिर आप राइडर अचानक कालीन पर गिर पड़ा और मेरे साथी के घुटनों को पकड़ लिया। भगवान के लिए दया कीजिए, वो चीखा। मेरे पिता के बारे में सोचिए, मेरी माँ के बारे में। ये उनका दिल तोड़ देगा। मैं पहले कभी गलत नहीं गया था, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं बाइबल पर इसकी कसम खाऊंगा। ओह, इसे अदालत में मत लाइए, भगवान के लिए मत लाइए। वापस अपनी कुर्सी में बैठ जाओ, होम्स ने सख्ती से कहा। अभी दबे हुए और रेंगते हुए अच्छे लग रहे हो, लेकिन जब ये बेचारा हॉर्नर एक ऐसे अपराध के लिए कटघरे में था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था, तब आपने उसके बारे में बहुत कम सोचा था। मैं भाग जाऊंगा मिस्टर होम्स, मैं देश छोड़ दूंगा सर, फिर उसके खिलाफ आरोप टूट जाएगा। हम उस बारे में बात करेंगे, और अब हमें अगली घटना का सच्चा विवरण सुनने दो। पत्थर हंस में कैसे आया और हंस खुले बाजार में कैसे आया? हमें सच बताओ, क्योंकि वहीं तुम्हारी सुरक्षा की एकमात्र आशा है। राइडर ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं आपको बताता हूं कि यह सब कैसे हुआ सर, उसने कहा। जब हॉर्नर को गिरफ्तार कर लिया गया था तो मुझे लगा कि मेरे लिए पत्थर के साथ तुरंत भाग जाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पुलिस कब मुझे और मेरे कमरे की तलाशी लेने के बारे में सोच सकती है। होटल में कोई जगह नहीं थी जहां ये सुरक्षित होता। मैं बाहर गया, जैसे किसी काम पर जा रहा हूं, और मैं अपनी बहन के घर की ओर गया। उसने एक आदमी से शादी की थी जिसका नाम ऑक्शॉट था, और वो ब्रिक्सटन रोड में रहती थी, जहां वो बाजार के लिए मुर्गियां मोटी करती थी। वहां जाते हुए हर आदमी मुझे एक पुलिस वाला या जासूस लग रहा था, और हालांकि ये एक ठंडी रात थी, ब्रिक्सटन रोड पहुंचने से पहले मेरे चेहरे से पसीना बह रहा था। मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है और मैं इतना पीला क्यों हूं, लेकिन मैंने उसे बताया कि मैं होटल में हुई गहनों की चोरी से परेशान हूं। फिर मैं पीछे के आंगन में गया और एक पाइप पी और सोचने लगा कि सबसे अच्छा क्या करना होगा। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मॉड्सली था, जो बुरे रास्ते पर चला गया था और अभी पेंटनविले में अपनी सजा काट रहा था। एक दिन वो मुझसे मिला था और चोरों के तरीकों के बारे में बात करने लगा था, और ये भी कि वे चुराई हुई चीज़ों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मैं जानता था कि वो मेरे प्रति सच्चा रहेगा, क्योंकि मैं उसके बारे में एक या दो बातें जानता था। इसलिए मैंने सीधे किलबर्न जाने का मन बना लिया, जहां वो रहता था, और उसे अपनी गुप्त बात बताने का मन बना लिया। वो मुझे पत्थर को पैसे में बदलना सिखाता, लेकिन उस तक सुरक्षित रूप से कैसे पहुंचूं? मैंने उन पीड़ाओं के बारे में सोचा जिनसे मैं होटल से आते समय गुजरा था। मुझे किसी भी पल पकड़ा जा सकता था और तलाशी ली जा सकती थी, और पत्थर मेरी बनियान की जेब में होता। मैं उस समय दीवार से सटा हुआ था और उन हंसों को देख रहा था जो मेरे पैरों के चारों ओर लड़खड़ाते हुए घूम रहे थे। और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया जिसने मुझे दिखाया कि मैं सबसे अच्छे जासूस को भी कैसे हरा सकता था। मेरी बहन ने कुछ हफ्तों पहले बताया था कि मैं क्रिसमस के उपहार के लिए उसके हंसों में से कोई भी चुन सकता हूं, और मैं जानता था कि वो हमेशा अपनी बात की पक्की थी। मैं अब अपना हंस ले जाऊंगा और उसमें मैं अपना पत्थर किलबर्न तक ले जाऊंगा। आंगन में एक छोटा सा शेड था, और इसके पीछे मैं एक पक्षी को ले गया, एक बढ़िया बड़ा हंस, सफेद, जिसकी पूंछ पर एक धारी थी। मैंने उसे पकड़ा और उसकी चोंच को खोलकर मैंने पत्थर को उसके गले में उतनी दूर तक धकेल दिया जहां तक मेरी उंगली पहुंच सकती थी। पक्षी ने एक घूंट लिया और मैंने पत्थर को उसके गले से होते हुए उसके पेट में जाते हुए महसूस किया, लेकिन वो प्राणी फड़फड़ाया और संघर्ष किया, और मेरी बहन ये जानने के लिए बाहर आ गई कि क्या हुआ था। जैसे ही मैं उससे बात करने के लिए मुड़ा, वो जानवर छूट गया और दूसरों के बीच फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। तुम उस पक्षी के साथ क्या कर रहे थे, जेम? उसने कहा। खैर, मैंने कहा, आपने कहा था कि आप क्रिसमस के लिए मुझे एक देंगी, और मैं देख रहा था कि कौन सा सबसे मोटा है। ओह, उसने कहा, हमने आपके लिए आपका हंस अलग रख दिया है। हम उसे जेम का पक्षी कहते हैं। वो वहां पर बड़ा सफेद वाला है। वे कुल 26 हैं, जिससे एक आपके लिए, एक हमारे लिए और 2 दर्जन बाजार के लिए हो जाते हैं। आपका शुक्रिया मैगी, मैंने कहा, लेकिन अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं वही वाला लेना चाहूंगा जिसे मैं अभी पकड़ रहा था। वो दूसरा वाला 3 पाउंड ज्यादा वजनी है, उसने कहा, और हमने उसे खास आपके लिए मोटा किया है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा वाला लूंगा।
और मैं उसे अभी ले जाऊंगा। मैंने कहा, ओह, जैसा आपको पसंद हो। उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, तो फिर आपको कौन सा चाहिए? वो सफेद वाला, जिसकी पूंछ पर धारी है, जो झुंड के बीच में है। ओह, बहुत अच्छे, उसे मारो और अपने साथ ले जाओ। खैर, मैंने वही किया जो उसने कहा, मिस्टर होम्स, और मैं उस पक्षी को किलबर्न तक ले गया। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने क्या किया था, क्योंकि वो ऐसा आदमी था जिसे ऐसी बात बताना आसान था। वो इतना हंसा कि उसका दम घुटने लगा, और हमने एक चाकू लिया और हंस को खोला। मेरा दिल पानी पानी हो गया, क्योंकि पत्थर का कोई निशान नहीं था, और मैं जानता था कि कोई भयानक गलती हो गई है। मैंने पक्षी को वहीं छोड़ दिया। मैं अपनी बहन के यहाँ भागा और जल्दी से पीछे के आंगन में गया। वहां एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। वे सब कहाँ हैं, मैगी? मैं चिल्लाया। व्यापारी के पास चले गए, जैम। किस व्यापारी के पास? ब्रैकेनिज कोवेंट गार्डन का। लेकिन क्या कोई दूसरा भी धारीदार पूंछ वाला था? मैंने पूछा। वैसा ही जैसा मैंने चुना था। हाँ जैम, 2 धारीदार पूंछ वाले थे, और मैं उन्हें कभी अलग नहीं पहचान पाती थी। खैर, तो यकीनन मुझे सब कुछ समझ में आ गया, और मैं जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से इस ब्रैकेनिज के पास भागा। लेकिन उसने पूरा माल एक साथ बेच दिया था, और उसने मुझे एक भी शब्द नहीं बताया कि वे कहाँ गए। आपने आज रात उसे खुद सुना। खैर, उसने हमेशा मुझे इसी तरह जवाब दिया है। मेरी बहन को लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद ही हूं, और अब मैं खुद एक कलंक के चोर हूं, जबकि मैंने उस दौलत को कभी छुआ भी नहीं जिसके लिए मैंने अपना चरित्र बेच दिया। भगवान मेरी मदद करे, भगवान मेरी मदद करे। वो हिचकी के साथ सिसकने लगा। उसका चेहरा उसके हाथों में छिपा हुआ था। एक लंबी खामोशी थी, जिसे केवल उसकी भारी सांसों और शेरलॉक होम्स की उंगलियों की मेज के किनारे पर सधी हुई थपथपाहट ने तोड़ा। फिर मेरा दोस्त उठा और दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलो, उसने कहा। क्या सर? ओह, भगवान आपका भला करे। और शब्द नहीं, बाहर निकलो। और ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक भागने की आवाज आई, सीढ़ियों पर खटपट, एक दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज, और सड़क से दौड़ते हुए कदमों की कुरकुरी खड़खड़ाहट। आखिर वॉटसन, होम्स ने अपना मिट्टी का पाइप लेने के लिए अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा, मुझे पुलिस की कमियों को पूरा करने के लिए नहीं रखा गया है। अगर हॉर्नर खतरे में होता तो बात अलग होती, लेकिन ये आदमी उसके खिलाफ पेश नहीं होगा और मामला ढह जाएगा। मुझे लगता है कि मैं एक गंभीर अपराध की सजा माफ कर रहा हूं, लेकिन यह भी मुमकिन है कि मैं एक आत्मा बचा रहा हूं। यह आदमी फिर कभी गलत नहीं जाएगा। वो बहुत बुरी तरह से डर गया है। उसे अभी जेल भेजो, और तुम उसे जिंदगी भर के लिए जेल का पक्षी बना दोगे। इसके अलावा ये माफी का मौसम है। इत्तेफाक ने हमारे रास्ते में एक बहुत ही अजीब-गरीब और अनोखी समस्या रख दी है, और उसका समाधान ही उसका अपना इनाम है। अगर आप उस घंटी को बजाने की मेहरबानी करेंगे डॉक्टर, तो हम एक और जांच शुरू करेंगे, जिसमें भी एक पक्षी ही मुख्य विशेषता होगा। अभी आप सुन रहे थे आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बनकल का हिंदी अनुवाद नीलमणि का रहस्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।